Hello, Namaskar. This is the 7th video in the series of Fundamental Analysis for Beginners. पार्ट 2 है बैलेंस शीट स्टेटमेंट का। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा लाइबिलिटी साइड को बैलेंस शीट के। अब सेकंड हाफ को समझते हैं, जो हमें यहाँ पर हम बात करेंगे एसेट साइड की। जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप्स के एसेट्स हैं उनको समझेंगे। एसेट का मतलब इन सिंपल टर्म्स इज वो रिसोर्सेज जो एक कंपनी होल्ड करती है, जो हेल्प करती है उस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर। एसेट्स दो टाइप्स के हैं, नॉन करंट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को समझते हैं पहले। नॉन करंट एसेट्स जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कंपनी ओन करती है और जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी इंजॉय करेगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 365 दिन से ज़्यादा या 12 महीने से ज़्यादा। एसेट जो भी एक कंपनी ओन करती है इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव इकोनॉमिक बेनिफिट ओवरऑल थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। अगर आपने नोटिस किया हो तो नॉन करंट एसेट्स के सब सेक्शन के अंदर फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स को किस तरीके से समझ सकते हैं, टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स वो होते हैं जिसको टेंजेबल एसेट्स को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और इनटेंजेबल एसेट्स को आप टच एंड फील नहीं कर सकते हो। टेंजेबल एसेट्स का एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, फिक्सचर्स। लाइकवाइज नेक्स्ट लाइन आइटम को इनटेंजेबल एसेट्स में क्या क्या होता है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है बट फिजिकल नेचर नहीं होता है, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइन, ब्रांड वैल्यू, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। P&L स्टेटमेंट से आपको याद होगा डेप्रिसिएशन की हमने बात करी थी। तो वो जो डेप्रिसिएशन है फिजिकल वी एंड टीयर जो एसेट्स को होता है उसको बोला जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। यहाँ पर बैलेंस शीट में ये किस हेड के अंदर शो होता है, ये शो होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं उनको डेप्रिशिएट किया जाएगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कीपिंग दिस इन परस्पेक्टिव, कंपनी एक्वायर करती है किसी भी एसेट को, उसको बोला जाता है ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट ब्लॉक आ जाएगा। अक्यूमुलेटेड टर्म किस लिए यूज़ करा जा रहा है, ये इंडिकेट कर देता है कि जितना भी डेप्रिसिएशन वैल्यू है सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वो सब इंक्लूडेड है। तो टेंजिबल एसेट्स की जब बात कर रहे हैं तो ARBL अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के अकाउंट में 2013 के अंदर 619.8 करोड़ के टेंजिबल एसेट्स थे। इनटेंजिबल एसेट्स थे 3.2 करोड़ के। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ग्रॉस ब्लॉक है, डेप्रिसिएशन का हेड है और नेट ब्लॉक है। तो यहाँ पर ग्रॉस ब्लॉक में 9892 का टोटल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन एंड नेट ब्लॉक। अब नोटिस किया होगा कि टेंजिबल एसेट्स के नीचे सारी लिस्ट है जो भी कंपनी होल्ड करती है, लैंड एंड लैंड फॉर डेवलपमेंट, फ्री होल्ड, लीज होल्ड, बिल्डिंग्स, R&D फॉर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, R&D फॉर प्लांट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब कंपनी के टेंजिबल एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन को समझते हैं। बिल्डिंग एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम समझते हैं कि कंपनी ने लिस्ट किया है बिल्डिंग को एज वन ऑफ इट्स टेंजिबल एसेट्स। अब उसको किस तरीके से उन्होंने वे फॉरवर्ड लिया, बिल्डिंग का जो टोटल अमाउंट था 1786 माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल कम्स 1588। तो मार्च 2013 में ARBL ने रिपोर्ट किया कि जो बिल्डिंग की वैल्यू थी 93 करोड़ की थी, FY14 में 85 करोड़ की वर्थ ऑफ बिल्डिंग ऐड किया गया। एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर के हेड के नीचे दिखाया जाएगा। जो वियर एंड टीयर हुआ है 66 लाख रुपए का बिल्डिंग का, वो क्लासीफाई होगा डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर के अंदर। और ये टोटल निकल के आता है कि प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, एडिशन ड्यूरिंग द करंट ईयर और डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल निकल के आया है 178.5 करोड़। अब ग्रॉस ब्लॉक से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा तो आप अराइव होगे नेट ब्लॉक पे। अब 31 मार्च 2013 ARBL का जो डेप्रिशिएटेड अमाउंट था वो 17 करोड़ रुपए का था। 2.8 करोड़ को 2014 वाले को उन्होंने ऐड किया। जो एडजस्टमेंट थी वो 37 लाख की थी, डिडक्शन जो थी ड्यूरिंग द ईयर की। तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया पिछले साल का डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस डिडक्शंस फॉर द ईयर, तो 19 करोड़ का टोटल डेप्रिसिएशन है 2013-14 के ईयर में ARBL का। अब बिल्डिंग का जो ग्रॉस ब्लॉक था वो 178 का था, माइनस 19 करोड़ की डेप्रिसिएशन, तो नेट ब्लॉक आ गया 158 करोड़। इसी तरीके से हर एसेट का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हर टेंजिबल एसेट
और इंटेंजिबल एसेट्स को, सारे एसेट्स के लिए सेम एक्सरसाइज को रिपीट किया जाएगा और नेट ब्लॉक पे आया जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं इसमें ग्रॉस ब्लॉक में से माइनस डेप्रिसिएशन और ये नेट ब्लॉक इस तरीके से। नेक्स्ट दो आइटम्स को समझते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। CWIP को समझते हैं। CWIP वो काम है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बट जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। दोबारा से समझते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो काम है जो अभी तक इनकम्प्लीट है बट उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट लाइन आइटम को समझते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसके अंदर आपके पेटेंट फाइलिंग, कॉपीराइट फाइलिंग, ब्रांड डेवलपमेंट, जितने भी इस तरीके के इंटेंजिबल वाले जो एसेट्स हैं वो रहेंगे, वो आएंगे इस हेड के अंदर। नॉन करंट एसेट्स को समझते हैं। नॉन करंट एसेट्स अदर लाइन आइटम्स है। फिक्स्ड एसेट्स के अलावा नॉन करंट एसेट्स के अंदर अदर लाइन आइटम्स भी होते हैं, जिस तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय ARBL विद लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव स्टैंड एज 16 करोड़। इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ARBL। इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, माइनॉरिटी स्टेक इन अदर कंपनीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ये सब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट लाइन आइटम है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो 56 करोड़ के आसपास 2013 के अंदर थे ARBL के पास। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56 करोड़ के, ये वो लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो कंपनी ने दे रखे हैं अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, एम्प्लॉयज़ को, सप्लायर्स को, वेंडर्स को। लास्ट लाइन आइटम है नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये जितने भी मिसलेनियस लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो इंक्लूड करता है। करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसको आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कंजम्पशन जो है इन आइटम्स की वो विद इन द 365 डेज हो जाने चाहिए। डे टू डे फंक्शनिंग और ऑपरेशंस और ऑनगोइंग एक्सपेंसेस जो हैं कंपनी के वो मीट होंगे करंट एसेट्स से। मोस्ट कॉमन जो करंट एसेट्स है दैट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड सन्ड्री डेटर्स। फर्स्ट लाइन आइटम समझते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसको बोलेंगे? जितने भी फिनिश गुड्स हैं वो सब कंपनी के, वो सब होंगी इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल जो है, जो इनकम्प्लीट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको भी इन्वेंट्री के अंदर लेंगे। नेक्स्ट समझते हैं, अब यहाँ पर आपने देख लिया कि बल्क ऑफ इन्वेंट्री रॉ मटेरियल और रॉ वर्क इन प्रोग्रेस से आता है। रॉ मटेरियल्स एंड रॉ मटेरियल इन ट्रांजिट, वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट लाइन आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंट रिसीवेबल्स। ये वो पैसा है जो कंपनी ने रिसीव करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से, अपने कस्टमर्स से और जितनी भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनसे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स सबसे लिक्विड पार्ट है बैलेंस शीट का किसी भी कंपनी का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की जो मैच्योरिटी डेट है इट इज़ लेस देन 3 मंथ्स। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, मैच्योरिटी डेट 3 महीने से कम, ये सब आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। इसके अंदर बैंक बैलेंस विद बैंक बैलेंस, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश ऑन हैंड, अदर बैंक बैलेंसेज, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, ये सब कैश एंड कैश बैलेंस है। नेक्स्ट लाइन आइटम है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये वो पैसा है जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि रीपे किया जाएगा विद इन 365 डेज़। एडवांस जो कंपनी ने दिया है अपने सप्लायर्स को, जो लोन दिया है उन्हें अपने कस्टमर्स को, जो लोन दिया है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, जो एडवांस में टैक्स पेमेंट्स की हैं, ये सब लोन, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएंगी। तो सम अप करने के लिए टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी वुड बी नाउ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो टोटल है एसेट साइड का वो एग्जैक्टली इक्वल है लाइबिलिटी साइड के। अब इससे हमें ये पता लगता है इंटायर एसेट साइड जो है बैलेंस शीट की, इनफैक्ट पूरी बैलेंस शीट इटसेल्फ काफ़ी इंटरलिंक्ड है और इन दोनों साइड के बीच में इक्विटी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, इन दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकती। इनका दोनों जो टोटल है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेगा, एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। अब एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स। पिछली वीडियो में हमने शेयर होल्डर फंड्स की बात करी थी, क्या होते हैं शेयर होल्डर फंड्स। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट करके बताओ। प्लस लाइबिलिटीज़, ये हो गए सारे एसेट्स।
अब अगले चैप्टर में हम लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच का जो कनेक्शन है उसको समझते हैं। ये आइसोलेशन में कभी भी नहीं हो सकती, इन दोनों का कनेक्शन देखते हैं। सेल्स रेवेन्यू को बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा, रिसीवेबल्स एंड कैश बैलेंस की तरह। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेएबल्स, डेप्रीसिएशन अमॉर्टाइजेशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस कॉस्ट, डेट, पैट, शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इस इमेज को समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आइटम्स हैं ऑन अ टिपिकल स्टैंडर्ड P&L स्टेटमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट राइट साइड वी हैव सम ऑफ द स्टैंडर्ड बैलेंस शीट आइटम्स। अब यहाँ पर हम समझेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, कंपनी ने कोई सेल की, एक्सपेंस किया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अंडरटेक किया एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो इसमें नेचुरली कैश पैसा खर्च होगा। तो जो पैसा स्पेंड हुआ इस चीज़ में उससे कहाँ डिक्रीज़ आएगा, उससे डिक्रीज़ आएगा कैश बैलेंस में। तो कंपनी ने अगर सेल ऑन क्रेडिट किया है तो रिसीवेबल अमाउंट्स में हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर हमने कंपनी ने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, कोई फिनिश गुड्स परचेज़ करना है या फिर कोई इसी तरीके का एक्सपेंस करना है, तो जब कंपनी इस तरीके के एक्सपेंसेस करती है तो परचेज़ या तो क्रेडिट पे होगा, वो आएगा ट्रेड पेएबल्स में, या फिर इन्वेंट्री लेवल पे आएगा, वो अफेक्ट होगी। अगर इन्वेंट्री वैल्यू हाई हो या लो हो, ये सब डिपेंड होगा कि कितना टाइम चाहिए कंपनी को सेल करने में अपने प्रोडक्ट्स को। अगर टाइम लगता है कंपनी को सेल करने में तो इन्वेंट्री लेवल हाई रहेगा। तो जब कंपनी परचेज़ करती है टेंजिबल एसेट्स या फिर वो इन्वेस्ट करती है ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज में, तो जो उसका परचेज़ है उसको वो स्प्रेड करती है अपने एसेट की वैल्यू को अक्रॉस एसेट्स। फिर उस पर डेप्रीसिएशन लगती है। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। अदर इनकम जो है कंपनी की, वो कौन सी इनकम है, कोई इंटरेस्ट इनकम वो रिसीव कर रही है, कोई सेल कर दिया है सब्सिडरी कंपनी को, कोई रेंटल इनकम कंपनी को आ रहा है। तो जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो अदर इनकम गेट्स अफेक्टेड। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। फाइनली आप रिकॉल कर पा रहे होगे कि पैट एड्स टू द सरप्लस ऑफ द कंपनी विच इज़ द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब की टेक अवेज इस चैप्टर के थे वो देख लेते हैं कि एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट डिस्प्लेज ऑल द एसेट्स कंपनी ओन्स। Assets are expected to give an economic benefit during its useful life. Assets are classified as non-current and current assets. Useful life of non-current assets is expected to last beyond 12 months. Current assets are expected to pay off within 365 days या फिर 12 महीने, एक ही बात है। Assets inclusive of depreciation are called gross block. Net block का फॉर्मूला है gross block minus accumulated depreciation. सारे एसेट्स का इक्वल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़, तभी बैलेंस शीट विल बी बैलेंस्ड। बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट इनसेपरेबल हैं, इनको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन मैनी वेज। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा बैलेंस शीट का पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।